और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे खसरा रोग के बारे में। अभी तक जो अपने जो रोग अपन ने जिनकी बात कर ली वो हैं दोस्तों आपका डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग यानी तपेदिक या टीबी जिसको बोलते हैं। और जो भी रोग अपने पाठ्यक्रम में थे, क्षय रोग था, बात कर ली, इसकी भी डिप्थीरिया की कर ली, हैजा की भी कर ली और टाइफाइड को भी अपन ने पढ़ लिया। आज अपन दोस्तों खसरा को पढ़ेंगे, साथ ही जो जितने भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अन्य रोगों से संबंधित जो एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं बार बार, उन सभी का कलेक्शन इस वीडियो में है। और नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा मैं वो सभी मतलब जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो रोग वगैरह हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं, सी टेट में आए हुए हैं, यूपी टेट, हरियाणा टेट, जितने भी टेट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा और आप बड़े आसानी से उनको कर दोगे अगर आपने हमारे वीडियोज़ देखे हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के सारी वीडियोज़ हमारे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक खसरा रोग। खसरा रोग में सबसे पहले देखेंगे कि उसका जो वायरस है उसका नाम क्या है। तो खसरा रोग में दोस्तों एक वायरस जनित रोग है। खसरा रोग जो है ये एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है। इसके वायरस का जो नाम है वह है रूबेला वायरस। दोस्तों इसके जो वायरस का नाम है वो रूबेला वायरस है। और अभी सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल्स में अभियान भी चलाया जा रहा है जिसके तहत 31 तारीख तक जो लगभग टीके लगाए जाएंगे और खसरा के टीके लगाए जा रहे हैं, जो कि खसरा और रूबेला नाम से अभियान चला, खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान नाम से अभियान चलाया गया है, जिसमें रूबेला वायरस के वैक्सीन इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चों को खसरा रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, खसरा रोग उनको नहीं हो इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खसरा रोग जो है उसका वायरस का क्या नाम है? रूबेला वायरस। यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में तथा नाक से निकलने वाले कफ से फैलता है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है तथा नाक से जो कफ निकलता है उससे बहुत ज़्यादा ये फैलता भी है। तो एक संक्रामक रोग भी है। लक्षण क्या है दोस्तों इसके? लक्षण है दोस्तों चमड़ी पर लाल दाने उभर आना, चमड़ी के ऊपर लाल लाल दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे फुंसी जैसे दिखने लगते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं। खुजली, उन दानों पे क्या हो जाती है? खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है। और इसके उपाय क्या हैं? रोगी को अलग रखना तथा टीकाकरण, यही इसके इलाज हैं। यानी कि जो रोगी व्यक्ति है उसको अन्य परिवारजनों से अलग रखा जाना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्तियों को ये रोग ना फैले, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। और टीकाकरण इसका इलाज है। उपचार दोस्तों है इसका एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग करें और प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करें। प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन का इसमें उपयोग किया जाना आवश्यक है। तो इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ें आपको हमेशा बिल्कुल 100% खसरा नाम आते याद होनी चाहिए वो हैं दोस्तों, एक तो ये वायरस जनित रोग है, पहली बात। दूसरी बात, इसके वायरस का नाम रूबेला वायरस है, दो बात। तीसरी बात, चमड़ी पर लाल दाने किस रोग में उभरते हैं? खसरा रोग में उभरते हैं, ये हो गई तीसरी बात। और चौथी जो बात है वो है दोस्तों प्रतिजैविक, किस प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है इसमें? स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो चौथी महत्वपूर्ण बात यही है। तो इसमें चार महत्वपूर्ण बातें आ गई। वायरस जनित रोग है, रूबेला वायरस से होता है, चमड़ी पर लाल दाने उभर आते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक का उपयोग इसके उपचार में किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बीमारी प्रभावित होने वाले अंग और विषाणु का नाम। यहाँ तो मैं बीमारियों के नाम लिख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे हैं प्रभावित होने वाले अंग, शरीर का कौन सा अंग उनसे प्रभावित होता है, और यहाँ पे है वायरस का नाम कि कौन से वायरस से ये होते हैं। यानी कि ये जितने भी रोग हैं ये क्या हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं, वायरस जनित रोग हैं। सबसे पहला रोग है एड्स। एड्स रोग जो है वो पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर देता है। WBC इसमें बनती नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी कि तंत्रिका तंत्र को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। इसके जो विषाणु का वायरस का नाम है वो है HIV वायरस, या जिसको रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। एड्स के वायरस को HIV वायरस भी बोलते हैं और रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। इसके बाद बात करें
तो अगला जो रोग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर यानी डेंगू बुखार जो आती है उसमें यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। डेंगू बुखार को यानी डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं दोस्तों। हड्डी तोड़ बुखार किसको बोला जाता है? डेंगू बुखार को ही हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। पूरे हड्डियां शरीर पूरा दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है इसमें। इसके जो वायरस का नाम है वो है अरबो वायरस। तो डेंगू ज्वर जो है उसके वायरस का जो नाम है वो है अरबो वायरस, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। फिर देखते हैं दोस्तों चेचक। चेचक जो बीमारी है ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है और इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस भी आता है कहीं कहीं आता है वेरियोला जोस्टर। तो किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है, वेरियोला जोस्टर वेरियोला वायरस एक ही बात है। तो ये चेचक जो है ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस या वेरियोला जोस्टर। अगला है रेबीज या जल आतंक। दोस्तों कुत्ते की लार में, बंदर की लार में, भेड़िए की लार में ये रेबीज वायरस पाया जाता है। एक वायरस पाया जाता है जिसकी वजह से रेबीज रोग होता है। इसमें जो व्यक्ति का गला है वो गला बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति पानी को देखकर घबराने लगता है। इसीलिए इसको जल आतंक रोग भी कहा जाता है। व्यक्ति का गला है वो बिल्कुल जकड़ जाता है, जुकाम में जैसे जकड़ जाता है उससे बहुत ज़्यादा जकड़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इसीलिए इसको जल आतंक रोग भी कहा गया है। इस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम है रेब्डो वायरस। तो बंदर वगैरह कुत्ते की जो लार होती है उसमें रेब्डो वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। अब दोस्तों देखते हैं सर्दी व जुखाम। सर्दी व जुखाम लगना नॉर्मल बात है, एक आम बात है, ज़्यादा खतरनाक बीमारी ये है नहीं। और ये नाक व गले को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। गला जाम रुक जाता है, इसमें नाक भी अवरुद्ध हो जाती है। और इसके वायरस का नाम है दोस्तों राइनो वायरस। इसके वायरस का नाम है राइनो वायरस। ठीक है दोस्तों, तो ये बीमारियां थी प्रभावित होने वाले अंग और विषाणु के नाम। तो इनसे जो है वो प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई हैं। तो इनको आप एक कॉपी में अपने में नोट कर लीजिएगा, या नोट नहीं भी करो तो बार बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपका ये यहीं याद हो जाएगा। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण रोग हैं उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लास्ट में पढ़ा रहे हैं। तो जैसा मैंने लिखा भी है कि अन्य महत्वपूर्ण रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए पहली बात है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम द्वारा होता है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया जो रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब देखो प्लाज्मोडियम होता क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर, नाम सुना हुआ होगा आपने कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर की जो लार होती है उसमें एक रोगजनक होता है, उसका नाम होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम। तो इसीलिए यहाँ दिया गया है कि प्लाज्मोडियम द्वारा ये रोग होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से रोग होता है, ऐसा हमने सब ने सुना है। और मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में एक रोगजनक उपस्थित होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है, और उसके काटने की वजह से, मादा एनाफिलीज मच्छर की काटने की वजह से प्लाज्मोडियम जो रोगजनक है वो शरीर में अपने प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया रोग हो जाता है। और मलेरिया रोग एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। दूसरी बात है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता या एनीमिया रोग होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब आता है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट या आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आया था और इसका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर ने। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1796 में, 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला अपना मुख्य जो बिंदु है वो है एंटेरो वायरस सबसे छोटा वायरस है। एंटेरो नामक एक वायरस होता है जिससे पोलियो वगैरह रोग होता है। तो ये जो वायरस है ये सबसे छोटा वायरस है दुनिया में। अगर सबसे छोटे वायरस की बात की जाए, पूछा जाए आपसे, ये प्रश्न भी दोस्तों आया हुआ है कि सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है, तो होता है एंटेरो वायरस। एंटेरो वायरस जो होता है वो सबसे छोटा वायरस होता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला है कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा होता है। कुष्ठ रोग होता है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा होता है। अगला है दस्त तथा पेचिस ई कोलोई जीवाणु द्वारा होते हैं। दस्त और पेचिस जो होते हैं वो ई कोलोई जीवाणु द्वारा होते हैं। ई कोलोई जीवाणु द्वारा दस्त व पेचिस होते हैं। अगला है अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग यानी कि इसको शक्कर का रोग भी बोलते हैं। तो अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन अगर कम स्रावित होगा तो ये रोग इन मधुमेह रोग जो है वो हो जाता है। और इसका इलाज यही है कि बाहर इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन बाहरी माध्यम से व्यक्ति को दिया जाता है, फिर ये रोग कंट्रोल में आ जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको ऐसे नहीं याद कर सकते तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के भी याद कर सकते हो, या फिर अपनी कॉपी में एक नोटबुक बना लीजिए और मेरे वीडियोज़ में जो मैंने नोट्स बनवाता हूँ आपको वो बनाइए और उनको बार बार पढ़िए। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, मैं कीजिए। अगला जो अपना मुख्य बिंदु है वो है मलेरिया से तिल्ली अंग प्रभावित होता है। तिल्ली अंग होता है दोस्तों, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आपको, स्प्लिन जो होता है वो प्रभावित होता है मलेरिया के अंदर। अगला जो पॉइंट है वो है हीमोफीलिया तथा वर्णांतता दोनों आनुवांशिक रोग हैं। दोनों रोगों की वाहक महिला होती है। हीमोफीलिया और वर्णांतता दोनों ही रोग आनुवांशिक रोग हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग हैं। कौन कौन से? हीमोफीलिया और वर्णांतता दोनों की वाहक जो होती है वो महिला होती है, यानी कि एक महिला ही जो है वर्णांतता और हीमोफीलिया को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चा होता है वो महिला को होता है, तो महिला के माध्यम से ही ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है, तो आनुवांशिक रोग होता है। और इसमें वर्णांतता रोग में समस्या आती है कि लाल और हरा रंग जो है वो रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, यानी कि जिस व्यक्ति को वर्णांतता रोग है वो लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता। मैंने इस लाइन में भी मैंने लाल को लाल रंग से लिखा है और हरे को हरा रंग से लिखा है। जिस व्यक्ति को अगर ये लाल और हरा रंग दिखाई नहीं दे रहा है सही ढंग से, ये समझ लीजिएगा कि आपको वर्णांतता रोग है। क्योंकि जो व्यक्ति वर्णांतता रोग से ग्रसित होता है उसको लाल और हरा रंग जो है वो पहचानने की क्षमता उनमें नहीं होती है, वो उनको नहीं पहचान पाते। इसके अलावा दोस्तों अगला अपना जो पॉइंट है वो है स्त्रियां भी प्रभावित होती हैं जब उनके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। तो वर्णांतता जो रोग है उससे स्त्रियां भी प्रभावित हो जाती हैं। मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, लेकिन स्त्रियां कब प्रभावित होती हैं? जब उनके दोनों गुणसूत्र इससे प्रभावित हों, यानी कि दोनों गुणसूत्र कौन कौन से? एक्स जो गुणसूत्र हैं दोनों के दोनों गुणसूत्र जब प्रभावित होते हैं तब वर्णांतता रोग से जो है महिलाएं भी प्रभावित होती हैं, वरना नहीं होती। एक प्रभावित हो तो नहीं होगी। अगला है अपना पॉइंट हीमोफीलिया रोग शाही परिवार का रोग कहलाता है। हीमोफीलिया को अपन शाही परिवार का रोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। हेल्डेन नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया था कि उनका ऐसा मानना था कि जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है उनको सबसे पहले हीमोफीलिया रोग हुआ था, इसलिए इसको शाही परिवार का रोग भी बोला जाता है। अब दोस्तों शाही परिवार में इसमें हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। तकरीबन 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को तकरीबन 30 मिनट से लेकर 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो एपिसोड में। और दोस्तों अगले वीडियो एपिसोड में अपन बात करेंगे जो ये विभिन्न रोग हैं जो अपने एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण रोग हैं, क्षय रोग वगैरह, खसरा, डिप्थीरिया रोग, टाइफाइड रोग, इससे पहले भी कवक जनित रोग, आनुवांशिक रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी मानव शरीर एवं स्वास्थ्य वाले टॉपिक में। तो मानव शरीर एवं स्वास्थ्य वाले टॉपिक पे आधारित मैं काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेके आऊँगा। पूरा जो टॉपिक अपना वीडियो होगा वो सिर्फ क्वेश्चंस पे डिपेंड होगा, यानी कि अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और आप अपनी तैयारी को उसमें जांच सकते हैं।
कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।